Hello students, in today's lecture number 3 on work energy and power, we shall have discussion on potential energy. First we try to know the meaning of potential energy. Potential energy, it is the energy possessed by a body or an object by virtue of its position or configuration पोजीशन के कारण या कॉन्फ़िगरेशन के कारण जो एनर्जी होती है किसी बॉडी या ऑब्जेक्ट के पास, उसे हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। पोटेंशियल एनर्जी जो है एसोसिएट होती है किसके साथ? एक सिस्टम ऑफ ऑब्जेक्ट के साथ जो कि फोर्स एक्सर्ट करता है दूसरे सिस्टम पर। देखिए, जैसे एग्जाम्पल के जरिए हम इसको समझते हैं। मान लीजिए ये कोई बिल्डिंग है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, और इस मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की छत पर यहाँ पर कोई ये बॉल है, ठीक है, ये बॉल है, इसका मास स्मॉल m है। तो इस बॉल के पास मान लीजिए इस बिल्डिंग की हाइट h है, ग्राउंड सरफेस से इसकी हाइट क्या है? स्मॉल h है। तो इस बॉल के पास जो एनर्जी होगी वो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब ये कौन सी पोटेंशियल एनर्जी होगी ये तो हम बाद में बात करेंगे। जब किसी बिल्डिंग की रूफ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हो रहता है तो उसके पास क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी होती है, ठीक है। जब किसी स्प्रिंग को, ये तो एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा, मान लीजिए कोई स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग है, इसका एक एंड तो रिजिड सरफेस से अटैच कर दिया और दूसरा फ्री एंड है। इस स्प्रिंग को या तो कंप्रेस किया जाता है या फिर क्या किया जाता है? स्ट्रेच किया जाता है, खींचा जाता है या फिर कंप्रेस किया जाता है। तो दोनों ही केसेज में क्या होता है? इस स्प्रिंग के अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। क्या स्टोर होती है? पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। सो पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी possessed by an object by virtue of its position और configuration। पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन के कारण कोई जो एनर्जी पोजेस होती है किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा रखी जाती है उसे हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। और इसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ईपी से, या कई बुक्स में ऐसे रिप्रेजेंट किया गया है, या कई बुक्स में इसको वी से रिप्रेजेंट किया गया है। अलग अलग सिंबल हैं इसके, पोटेंशियल एनर्जी के अलग अलग सिंबल हैं, ठीक है। और इसका यूनिट क्या होगा? एसआई यूनिट की यदि मैं बात करूं, एसआई यूनिट हो जाएगा इसका जूल। एनर्जी कोई भी हो, यूनिट क्या होगा? जूल होगा, ठीक है। ये एब्सोल्यूट यूनिट है, आप सब जानते हैं। इसकी ग्रेविटेशनल यूनिट, जैसे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी वी जो होगी वो कितना होगा? mgh होगा। कितना होगा? mgh होगा। ये बेसिकली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है, ठीक है। mg तो फोर्स हो गया, और h जो है ये डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है, हाइट को शो कर रहा है, ठीक है। mgh ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है। और यदि इसकी ग्रेविटेशनल यूनिट लिखी जाए तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और h भी मीटर में हो जाएगा तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ये इसका ग्रेविटेशनल यूनिट हो जाएगा। अब देखिए, इसके डायमेंशनल फॉर्मूला को तो आप निकाल ही लेंगे। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आता है? डायमेंशनल फॉर्मूला की यदि मैं बात करूं, डायमेंशनल फॉर्मूला, तो फॉर्मूला से निकालेंगे mgh है फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी का, और m का डायमेंशन फॉर्मूला m हो गया, और g क्या है? एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। इसका क्या हो जाएगा? एक्सिलरेशन का मतलब वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी L1 t-2 होगा, और h का L हो जाएगा। तो ये L लिखो या L1 लिखो, तो फाइनली जो डायमेंशनल फॉर्मूला आया वो इतना आ गया, m1 L2 t-2, ठीक है। ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा। ऐसा यूनिट इसकी जूल हो जाएगी, ठीक है। अब हम बात करें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की, तो ये तो अभी मैंने बात की आपसे पोटेंशियल एनर्जी की। एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन।
नॉर्मली जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होती है। जैसे ये कोई ब्लॉक है, अभी ये ब्लॉक है, ये जो बॉल है बेटा, ये जो हाइट पर रखी हुई है बिल्डिंग के, ठीक है, जरूरी नहीं है कि ये बिल्डिंग के हाइट पर हो, यहाँ ये अर्थ सरफेस पर ही रखी है, मान लीजिए अर्थ सरफेस पे ये बॉल रखी है, तो इसके पास भी पोटेंशियल एनर्जी होगी। जब इस पर फोर्स लगाओगे तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदलेगी, जिसके कारण ये मोशन में आएगी। ठीक है, तो जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है तो उसके पास कौन सी एनर्जी होती है? पोटेंशियल एनर्जी होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा क्या होगी? किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा वो एनर्जी जो कि अबव द सरफेस ऑफ अर्थ है, ठीक है, या कह सकते हैं इट इज द एनर्जी possessed by the body, or you can say object, by virtue of its position above the surface of earth, above the surface of earth। ठीक है, जैसे कि ऊपर मैंने एग्जांपल दिया, ये अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, ये बॉल यहाँ h हाइट पर रखी हुई है अर्थ सरफेस से, तो इस बॉल के पास जो एनर्जी होगी ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी। क्या होगी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है, तो इसके लिए आप कह सकते हो कि सरफेस पर ये मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, ये अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस पर ये ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, और इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से लिफ्ट किया जाता है, उठाया जाता है, और कितनी हाइट पर ले जाया जाता है? मान लीजिए स्मॉल h हाइट पर ले गए, अर्थ सरफेस से कितने हाइट पर ले गए? h हाइट पर ले गए इसको। ठीक है, तो इसका जो mg है वो तो नीचे लगेगा ही लगेगा, यानी फोर्स ऑफ ग्रेविटी तो mg है, और इसको यहाँ से हम यहाँ ले गए, 0.1 से 0.2 पर ले गए, तो जब स्मॉल h हाइट पर ऑब्जेक्ट को ले गए तो इसके पास जो इसको अर्थ सरफेस से स्मॉल h हाइट पर ले जाने में जो वर्क डन होगा, ठीक है, वो इसकी क्या होगी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी, आप जानते हैं। ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो देखिए इस डायग्राम की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। टू कैलकुलेट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, we consider an object of mass m lying on earth surface, Now this object is lifted to height small h against force of gravity। फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रहा है, इसके अगेंस्ट इसको लिफ्ट किया जाता है स्मॉल h हाइट पर, तो क्या होगा? देन द amount of work done W would be equal to force जो कि क्या होगा अभी मैं बताऊंगा। फोर्स और किस हाइट तक ले गए, फोर्स को मल्टीप्लाई करेंगे हाइट से, जिस हाइट तक आप लिफ्ट कर रहे हो। ठीक है, अब फोर्स क्या होगा यहाँ पर? यही तो वर्क डन होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, स्केलर फॉर्म की मैं बात कर रहा हूँ, तो फोर्स क्या होगा यहाँ पर? फोर्स होगा वेट ऑफ द बॉडी। फोर्स क्या होगा यहाँ पर? वेट ऑफ द बॉडी होगा, और W इज इक्वल टू, फोर्स की जगह हम लिखेंगे वेट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू हाइट
ये आ जाएगा। अब वेट ऑफ ऑब्जेक्ट mg और हाइट कितना h, तो कितना आ गया वर्क डन mgh। और यही वर्क डन क्या है, सिंस वर्क डन इज नथिंग बट द पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन ही क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। वर्क डन को ही आप क्या कह सकते हो, पोटेंशियल एनर्जी कह सकते हो, जिसको V लिख सकते हो हम। V क्या है यहाँ पर, V क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, कई बुक्स में इसको कैपिटल U से भी लिखा है पोटेंशियल एनर्जी को। तो सिंबल कुछ भी हो सकते हैं, ये ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, सिंबल आप कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं, सिंबल आप कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर सिंबल बताया, EP हो सकता है पोटेंशियल एनर्जी का, PE हो सकता है, V हो सकता है, या फिर ये U भी लिख लीजिए, U से भी रिप्रेजेंट किया है कई बुक्स में। ठीक है, तो W इज इक्वल टू V, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी, V इज इक्वल टू mgh। ये पोटेंशियल एनर्जी आ गई, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इस तरीके से हम डिराइव कर सकते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को। अब देखिए, अब आगे और देखते हैं, हम इसको दूसरे फॉर्म में लिखेंगे। इफ हाइट स्मॉल h इज टेकन एज वेरिएबल, यानी स्मॉल h हाइट में, मान लीजिए ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक कहाँ रखा था, ये अर्थ सरफेस पर रखा था। ठीक है, तो इस पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रहा था mg। इस ब्लॉक को आप h हाइट पर ले गए, कहाँ पर ले गए, h हाइट पर ले गए। ठीक है, h हाइट पर ले गए, h हाइट पर ले गए। ठीक है, यानी 1 से 2 पर ले गए, फिर 2 से आप 3 पर ले जा रहे हो, इसको 2 से 3 पर ले जा रहे हो स्मॉल m को, फिर 3 से 4 पर ले जा रहे हो, यानी ऊपर की तरफ मूव करते चले जा रहे हो। ऊपर की तरफ आप मूव कर रहे हो, किसको, ऑब्जेक्ट को, यानी h चेंज हो रहा है। तो मैं कह रहा हूं इफ हाइट h इज continuously changing, then क्या होगा, then the gravitational potential energy will also change। ये भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, क्यों चेंज होगी, क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो बिकॉज आप देखिए, जब आप इसको ऊपर ले जा रहे हो तो फोर्स लगा रहे हो, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, जैसे जैसे आप ऊपर ले जाओगे ऑब्जेक्ट को, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है F, मान लीजिए F इज ग्रेविटेशनल फोर्स, ये क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव रेट ऑफ चेंज के बराबर होगा, किसकी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की। ठीक है, हाइट के रेस्पेक्ट में यदि h जो है वेरिएबल है, यानी h में चेंज आ रहा है तो v में चेंज आएगा। ठीक है, और ये d/dh किसको बता रहा है बेटा, v में चेंज को बता रहा है। ठीक है, तो फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स को इस तरीके से लिखा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ v क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। कई बुक्स में v को u से रिप्रेजेंट किया है, तो इसको यूं भी लिखा जाता है, du/dh। ठीक है, इस कई बुक्स में, हायर बुक्स में देखोगे, हायर क्लासेज में देखोगे, तो इस ये जो d/dh है ना बेटा, इसको ऑपरेटर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, ऑपरेटर कहते हैं। इसको यूं भी लिखा हुआ है, ग्रेडियंट कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, ग्रेडियंट, u इस तरीके से भी लिखते हैं। ठीक है, इस तरीके से भी लिखते हैं। तो अभी हालांकि इस पर नहीं जाना है आपको, आप तो केवल इतना ध्यान रखिए, इतना समझिए कि h बदलने से v बदल रहा है, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव रेट ऑफ चेंज होगा। नेगेटिव किसका, नेगेटिव ऑफ डेरिवेटिव ऑफ v, यानी पोटेंशियल एनर्जी में हाइट के रेस्पेक्ट में चेंज आ रहा है। ठीक है, नेगेटिव साइन क्या बता रहा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ पर है, ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ होगा, आप किसी भी हाइट पर ऑब्जेक्ट को ले जाइए बेटे देखिए, इस ऑब्जेक्ट जिसका मास m है, इसको आप किसी भी हाइट पर ले जाइए, ग्रेविटेशनल फोर्स तो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहना है। तो यहाँ पर जो नेगेटिव साइन शो कर रहा है, क्या कर रहा है, वेयर नेगेटिव साइन shows that the gravitational force
ग्रेविटेशनल फोर्स इज डाउनवर्ड, ग्रेविटेशनल फोर्स इज डाउनवर्ड, ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड है। ठीक है, अब यदि इसके अलावा, ये तो बात हो गई फोर्स का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर, ये एक रिलेशन आ गया। ठीक है, यहां से ये आ गया। चलिए अब इसको हम एक दूसरे तरीके से और लिख सकते हैं। देखिए इफ, यदि मैं यहां पर कहूं, नोट करके लिखेंगे हम, नोट इफ एन ऑब्जेक्ट, इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास स्मॉल m, ध्यान रखिए समझिएगा, इज रिलीज्ड, रिलीज किया जाता है, इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, उसको रिलीज किया जाता है रेस्ट से, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए स्मूथ का मतलब क्या हुआ, फ्रिक्शनलेस, स्मूथ का मतलब फ्रिक्शनलेस। ठीक है, स्मूथ यानी फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड प्लेन ऑफ हाइट स्मॉल h। ठीक है, स्मॉल h मतलब ये देखिए इस तरीके का एक इंक्लाइंड प्लेन है, इस तरीके का इंक्लाइंड प्लेन है, ये स्मॉल h हाइट का इंक्लाइंड प्लेन है, और यहाँ स्मॉल h हाइट पर यहाँ पर कोई ये ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, इसको रिलीज किया जाता है, तो ये नीचे आएगा। ये कहाँ आएगा, नीचे आएगा। भाई ये स्मूथ सरफेस है, फ्रिक्शनलेस सरफेस है, तो नीचे आएगा। ठीक है, तो ये नीचे आकर के ये है आपका अर्थ सरफेस, ये क्या है, अर्थ सरफेस। अब ये नीचे आएगा तो नीचे आकर के ये ग्राउंड को हिट करेगा। किसको हिट करेगा, ग्राउंड को हिट करेगा। किसको हिट करेगा, ग्राउंड को हिट करेगा। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, ये यहाँ पर रेस्ट में था, जैसे ही रिलीज करेंगे मोशन में आएगा, यानी इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदलती चली जाएगी। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि इमीडिएटली बदल जाएगी, यहां से जैसे ही रिलीज करोगे, यहां पर इसके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम थी। ठीक है, लेकिन जैसे ही रिलीज करोगे ये मोशन में आएगा तो इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे काइनेटिक एनर्जी में बदलेगी। जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कम होती चले जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती चले जाएगी, और यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी जब ये ग्राउंड सरफेस से टकराएगा। जैसे ही ये ग्राउंड सरफेस से टकराएगा तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के साथ टकराएगा, और उस समय ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी। लेकिन कुछ समय के बाद जब ये टकराने के कुछ समय के बाद में अगेन इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कम होगी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। यानी अगेन काइनेटिक एनर्जी जो है, जब ये रेस्ट में आ जाएगा, टकराने के बाद कुछ समय के बाद रेस्ट में आ जाएगा ये ऑब्जेक्ट, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। ये बात आप जानते हैं। तो जब ऐसे ऑब्जेक्ट को मास, जिसका मास m है, h हाइट से इंक्लाइंड प्लेन पर रिलीज किया जाता है, ठीक है, तो जब रिलीज करेंगे इसको, जस्ट बिफोर इट हिट्स द ग्राउंड इट्स स्पीड इज, तो द स्पीड with which this object hits the ground कितनी होगी, इसको कैलकुलेट करें तो किससे कैलकुलेट करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, इज कैलकुलेटेड एज बिलो। कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये जो स्पीड है किस स्पीड के साथ यहाँ टकराएगा, तो यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन जो है थर्ड इक्वेशन, v² इज इक्वल टू v0² प्लस ट्वाइस gx, यही होता है। अब देखिए एक ही जगह मैंने g ले लिया है, ठीक है, एक ही जगह क्या ले लिया है, g ले लिया है। अब देखिए x तो है स्मॉल h और v0 क्या है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इनिशियली ये रेस्ट में है, तो ये क्या कह रहा है, फिर ये क्या हो जाएगा, v² इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2gh।
यानी किस स्पीड के साथ ये ग्राउंड से टकराएगी, ये जो ऑब्जेक्ट है इतनी स्पीड के साथ √2gh स्पीड के साथ ग्राउंड से टकराएगा, हिट करेगा, ग्राउंड को इतनी स्पीड के साथ हिट करेगा। ठीक है, ग्राउंड को इतनी स्पीड के साथ हिट करेगा। और काइनेटिक एनर्जी जो होगी जब ये ग्राउंड पर पहुंच जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, जब ये स्मॉल h हाइट पर था तो इसके पास मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी थी कितनी, mgh, और काइनेटिक एनर्जी इसकी क्या थी, 0 थी। लेकिन जब ये ग्राउंड पर आएगा तो ग्राउंड पर जैसे ही हिट करेगा तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, और जैसे ही हिट करेगा, मैं कौन से समय की बात कर रहा हूँ, जैसे ही हिट करेगा तो पोटेंशियल एनर्जी तो 0 होगी और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। लेकिन कुछ समय के बाद जब ये रेस्ट में आ जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम और काइनेटिक एनर्जी मिनिमम हो जाएगी। यहाँ जब ये ग्राउंड को हिट करेगा तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, ये कैसे कैलकुलेट करें, v आ गया तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी, यहाँ लिख सकते हो आप, काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड, जो काइनेटिक एनर्जी एक्वायर करेगा ये ऑब्जेक्ट एक्वायर्ड बाय ऑब्जेक्ट ऑन रीचिंग द ग्राउंड, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट जो है ग्राउंड की तरफ बढ़ रहा था इंक्लाइंड प्लेन से, वैसे वैसे उसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही थी तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी आ रही थी। तो जैसे ही वो ग्राउंड से टच होगा, ग्राउंड को हिट करेगा, तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो 12mv² होगी और ये मैक्सिमम होगी, क्या होगी, मैक्सिमम होगी। और v कितना आया हमारा, ग्राउंड से जब हिट करता है तो 2gh, √2gh था और इसका स्क्वायर तो स्क्वायर हो जाएगा, और इसको सॉल्व करें तो 1/2m इंटू 2gh ये आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हुआ तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम आ गई mgh। यानी जितनी h हाइट पर पोटेंशियल एनर्जी थी तो उतनी ही एनर्जी के साथ फ्रिक्शनलेस सरफेस है, ध्यान रखिए मैंने शुरू में ही बताया कि यहाँ पर ये जो सरफेस है ये फ्रिक्शनलेस है तो कोई एनर्जी लॉस नहीं होगा, कोई एनर्जी लॉस नहीं होगा, स्मूथ सरफेस था, इसलिए जितनी एनर्जी इसकी h हाइट पर थी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, उतनी की उतनी काइनेटिक एनर्जी उस समय होगी जब ये ग्राउंड को हिट करेगा। लेकिन हिट करने के बाद जब कुछ देर के बाद ये रेस्ट में आ जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। तो ये एनर्जी जो है किस समय है, जब ये हिट करता है, जस्ट हिट करता है ग्राउंड को, ऊपर से आने के बाद जस्ट हिट करता है, जैसे ही हिट करेगा तो ये सिचुएशन होगी। ठीक है, चलिए इससे आगे हम बात करें, काइनेटिक एनर्जी हमने निकाल ली, कितनी आ गई, mgh आ गई। ठीक है, तो ये mgh बेसिकली वर्क डन हुआ। तो इस इक्वेशन से हमें क्या पता चल रहा है, इस इक्वेशन से हमें क्या पता चल रहा है, हमें पता चल रहा है कि जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है जब ऑब्जेक्ट h हाइट पर होता है तो जब इसको रिलीज करते हैं तो जो काइनेटिक एनर्जी है ऑब्जेक्ट की जब ये ग्राउंड पर पहुंच जाता है तो कितनी हो जाती है, mgh बराबर होते हैं। ठीक है, जब ये ग्राउंड पर पहुंचता है। ठीक है, तो ये एक बात हो गई। अब देखिए हमने ऑलरेडी क्या लिखा था, f का वैल्यू क्या लिखा था, सिंस f इज इक्वल टू हमने लिखा था इतना du/dx, इतना लिखा था, x की जगह हमने h लिया था। ये देखिए यदि हम h लेते हैं, h का फंक्शन है तो ये dh हो जाएगा, और यदि हम इसको x लिखते हैं, f इज फंक्शन ऑफ x, हाइट को x लेते हैं तो du/dx हो जाएगा। इस तरीके से आप लिख सकते हो। ठीक है, तो जो वर्क डन होगा, वर्क डन जो होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो किस पर डिपेंड नहीं करता, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पर डिपेंड नहीं करता। देखिए ये जो एंगल इंक्लाइंड प्लेन लिया था, इसके ये जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है इस पर वर्क डन डिपेंड नहीं करेगा। वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन और द पाथ ऑफ द फॉलिंग बॉडी, इट जस्ट डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। देखिए ये कितना एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, इस पर ये वर्क डन डिपेंड नहीं करेगा। जब ये ऑब्जेक्ट जो कि मास m का है, जब ये अर्थ ग्राउंड सरफेस से टकराएगा तो यहां से यहां तक आने में जो वर्क डन होगा, इट डज नॉट डिपेंड ऑन एंगल ऑफ इंक्लिनेशन एज वेल एज इट डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ फॉलोड। ना तो ये पाथ पर डिपेंड करता है, ना ही ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पर डिपेंड करता है। ध्यान रखना, ये नोट कर लेना।
वर्क डन, ठीक है, वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स does not depend on the angle of inclination, angle of inclination क्या था, थीटा है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ठीक है, और द पाथ ऑफ ऑब्जेक्ट, जो पाथ फॉलो कर रहा है ऑब्जेक्ट उस पर भी डिपेंड नहीं कर रहा है, इट जस्ट डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, देयरफॉर thus वी कैन से, ऐसा फोर्स जो कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है लेकिन पाथ पर डिपेंड नहीं करता, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पर डिपेंड नहीं करता, तो कह सकते हैं thus वी कैन से दैट ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। कैसा फोर्स हुआ, कंजर्वेटिव फोर्स हुआ, ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स हुआ। और वर्क डन होगा कितना फिर भाई, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होगा, एफ एक्स डी एक्स होगा, लेकिन डब्ल्यू निकालना है तो इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा डी डब्ल्यू का, 0 से डब्ल्यू, और इधर इसका भी इंटीग्रेशन करना पड़ेगा एफ एक्स डी एक्स का, कहाँ से कहाँ, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन, एक्स आई से एक्स एफ करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए एफ एक्स का वैल्यू क्या है, एफ एक्स का वैल्यू क्या है, माइनस डी यू अपॉन डी एक्स है और इंटू डी एक्स है, माइनस को मैं बाहर ले लेता हूँ और डी एक्स से डी एक्स कैंसिल हो गया, तो एक्स आई से एक्स एफ इंटीग्रेशन डी यू, और डी यू का इंटीग्रेशन हो गया यू, और लिमिट कहाँ से कहाँ, एक्स आई से एक्स एफ, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस एक्स एफ माइनस एक्स आई, ये आएगा। या फिर आप कह सकते हो और माइनस यू एफ कह सकते हो इसको, माइनस यू इनिशियल फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, ये होगा क्या, डब्लू, ये क्या आ जाएगा, डब्लू आ जाएगा, वर्क डन आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज के बराबर होगा ये, यू एफ माइनस यू आई। या फिर आप लिख सकते हो फाइनली, एक फाइनल स्टेप आप यहाँ पर लिख सकते हो क्या, और W इज इक्वल टू, ये माइनस है तो इसको यूं लिख सकते हो, यू आई माइनस यू एफ, ऐसे लिखा जा सकता है, यू आई माइनस यू एफ, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये तो बात हो गई पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच रिलेशन की भी बात हमने की। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं और उससे समझने का प्रयास करते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन है, ए बॉल फ्रॉम ए हाइट ऑफ 20 मीटर, ए बॉल फॉल्स फ्रॉम ए हाइट ऑफ 20 मीटर, एक बॉल 20 मीटर की हाइट से गिराई जाती है, ठीक है। फाइंड आउट वेलोसिटी with which the ball hits the ground, ठीक है। तो किस वेलोसिटी के साथ ये ग्राउंड को हिट करेगी बॉल, ये बॉल है, डायग्राम मैंने आपको बताया, जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करें तो डायग्राम बनाइए पहले उसका। ए बॉल फॉल्स फ्रॉम ए हाइट ऑफ 20 मीटर, ये बॉल है जिसका मास m है, मान लीजिए, इसकी हाइट ग्राउंड सरफेस से मान लेता हूं कितनी है, हाइट h इस बॉल की 20 मीटर है, ये यहां से गिरती है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 होगी, डेफिनेटली इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, v0 की वैल्यू 0 होगी, और जब ये बॉल यहाँ होगी तो इसके पास कुछ अपनी स्पीड होगी,
जब ये बॉल यहाँ पर होगी तो ये v वेलोसिटी से, मास तो इसका वही रहेगा, और जैसे ही ये हिट करेगी ग्राउंड को तो इसके पास v वेलोसिटी होगी। तो ये v वेलोसिटी हमें निकालनी है। तो देखिए सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसका। एज पर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहते हैं हम? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कहता है कि v स्क्वायर इज इक्वल टू v0 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एच, ये h हो गया, ठीक है, x की जगह v0 0 है और a की जगह g आ जाएगा और ये h हो जाएगा। तो v स्क्वायर हो जाएगा 2 इंटू जी की जगह 10 ले लेंगे, h की जगह 20, तो ये हो गया 400। कितना हो गया? 400, ठीक है। ये v स्क्वायर का वैल्यू आया। यदि v का वैल्यू निकालें तो 20 मीटर पर सेकेंड आया। कितना आया? 20 मीटर पर सेकेंड आया, ठीक है। तो इस स्पीड के साथ ये इससे टकराएगी। बहुत ही आसान सा है। आप चाहें तो इससे नहीं करना चाहते तो आप कह सकते हैं कि जब ये ग्राउंड से हिट करेगी, सेकंड अल्टरनेट मेथड यदि मैं बताऊं इसका, अल्टरनेट मेथड, दूसरा मेथड भी है इसका। देखिए जब ये ग्राउंड से हिट करेगी, एज बॉल हिट्स ग्राउंड, तो बॉल की जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसके बराबर हो जाएगी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगी, है या नहीं? तो यहां से m कैंसिल हो गया और v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया? 2gh। देखिए वही फॉर्मूला बन जाएगा। तो v स्क्वायर 2, g की जगह 10 रखेंगे, h की जगह 20, ये कितना आ गया? 400 आया, v स्क्वायर का वैल्यू आया, और v का वैल्यू कितना आ जाएगा? 20 मीटर पर सेकेंड। आप g की जगह 9.8 भी ले सकते हैं, लेकिन 10 लीजिए, ये जो कैलकुलेशन है इजी हो जाएगी। तो 20 मीटर पर सेकेंड के साथ ये बॉल ग्राउंड को हिट करेगी। आसान सा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे हम, कंक्लूजन क्या है भाई? कंक्लूजन ये है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी हाइट से रिलीज किया जाता है, तो जैसे ही वो ग्राउंड से हिट करेगा तो उसकी एच हाइट पर जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी, ग्राउंड से हिट करने के समय उसकी काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी, ठीक है। चलिए ठीक है, आगे हम बात करते हैं मैकेनिकल एनर्जी की। किसकी बात करते हैं? मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी का मतलब क्या है? देखिए मैकेनिकल एनर्जी की बात करेंगे। मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी is nothing but the sum of kinetic and potential energy. It is the sum of kinetic and potential energy of an object, ठीक है। और मैकेनिकल एनर्जी को आप टोटल एनर्जी भी कह सकते हो। मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। इसको आप टोटल एनर्जी भी कह सकते हो। मैकेनिकल एनर्जी को टोटल एनर्जी भी कह सकते हो, ध्यान रखिए, क्योंकि ये काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का सम है, तो इसको हम टोटल एनर्जी भी कहेंगे। और फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फॉर्मूला, टोटल एनर्जी को हम E से रिप्रेजेंट कर दें, काइनेटिक एनर्जी को हम K से रिप्रेजेंट कर लें, और पोटेंशियल एनर्जी को हम U से रिप्रेजेंट कर लें। तो इस तरीके से ये मैकेनिकल एनर्जी आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। ये मैकेनिकल एनर्जी है। अब हम ये कहेंगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है। और देखिए कभी ये जो टोटल एनर्जी है पूरी तरह काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी और कभी ये पोटेंशियल एनर्जी बन जाती है। जैसे आप देखिए ये बॉल है जिसका मास स्मॉल m है, ये ग्राउंड सरफेस है, ये बॉल है, ये ग्राउंड सरफेस है। बॉल जब ग्राउंड सरफेस से h हाइट पर होती है, जब यहाँ पर है तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी और mgh होगी, यानी इसकी जो टोटल एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी तो जीरो होगा, तो h हाइट पर जो बॉल के पास टोटल एनर्जी है वो इसकी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है। लेकिन जैसे ही ये बॉल ग्राउंड सरफेस से आके टकराएगी, जैसे ही हिट करेगी ग्राउंड सरफेस को, तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो तो हो जाएगी जीरो,
ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी मैक्सिमम, कितनी, mgh। ठीक है, यदि यहाँ पर कोई फ्रिक्शनल फोर्स वगैरह नहीं है तो ऐसा होगा। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी mgh हो जाएगी, यानी अभी भी टोटल एनर्जी वही है। टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है, इसे हम प्रूव भी करेंगे। और ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ध्यान रखिएगा। जैसे भाई एनर्जी चाहे वो काइनेटिक है, चाहे वो पोटेंशियल है, चाहे वो टोटल एनर्जी है यानी मैकेनिकल एनर्जी है, ऑल एनर्जीज आर स्केलर क्वांटिटीज, और इसका यूनिट भी वही होगा, जूल। ठीक है, जैसे कि काइनेटिक एनर्जी का और पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट होता है, तो इस मैकेनिकल एनर्जी का यूनिट भी क्या होता है, जूल होता है। अब हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की मैं बात कर लेता हूं अब। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या कहता है, द प्रिंस एज पर, लिख लेते हैं पहले, एज पर प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, as per principle of conservation of mechanical energy, the total energy टोटल एनर्जी को ही हम क्या कहते हैं, मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी, द टोटल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है, ऑफ ए कंजर्वेटिव सिस्टम। कैसे सिस्टम का, कंजर्वेटिव सिस्टम का जो टोटल एनर्जी है हमेशा क्या रहता है, रिमेन्स कांस्टेंट। क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। दैट इज, मतलब हम ये कह सकते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है। या फिर कहूं मैं टोटल एनर्जी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। या फिर कहूं टोटल एनर्जी की जगह और क्या लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। अब इसे हम प्रूव करेंगे। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी को, इसको प्रूव करने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं जो ये आपने 9th क्लास में भी स्टडी किया है। ये मान लीजिए एक बॉल है, ठीक है, जिसका मास स्मॉल m है। एक बॉल है जिसका मास स्मॉल m है, और ये मान लेता हूं कि ग्राउंड सरफेस है। ये ग्राउंड सरफेस है, ठीक है, ये ग्राउंड सरफेस है। इनिशियली ये बॉल ग्राउंड सरफेस से कितनी हाइट पर है, h हाइट पर है। ठीक है, इस पॉइंट को, प्लेस को मैं नाम दे देता हूं A। कुछ जब इसको रिलीज किया जाएगा बॉल को, तो कुछ समय के बाद ये बॉल यहाँ पर आ जाएगी B पोजीशन पर, और कुछ समय के बाद ये बॉल ग्राउंड को जाके हिट करेगी, ये C पर आ जाएगी। ठीक है, हमें ये प्रूव करना है कि A, B और C तीनों जगह पर टोटल एनर्जी सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है, तभी तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी प्रूव होगा। ठीक है, तो हम एट पॉइंट ए की बात करते हैं, एट पॉइंट ए। ठीक है, प्रूफ मैं बता रहा हूं, किसका प्रूफ बता रहा हूं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का। ठीक है, पॉइंट ए पर बात करते हैं। पॉइंट ए पर ऑब्जेक्ट की, बॉल के पास जो पोटेंशियल एनर्जी है पॉइंट ए पर, वो कितनी है, mgh होगी। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, mgh होगी। और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, शुरुआत में बॉल ए पर रेस्ट में है तो काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी। तो जो टोटल एनर्जी यहाँ पर आएगी पॉइंट ए पर, वो क्या आ जाएगी, mgh पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, इतनी हो जाएगी, यानी mgh आ गई। टोटल एनर्जी पॉइंट ए पर, टोटल एनर्जी को मैं E लिख रहा हूँ, और पॉइंट ए पर ये लीजिए इक्वेशन 1, ये पॉइंट ए पर टोटल एनर्जी आ गई mgh। अब मैं पॉइंट बी की बात करता हूँ, एट पॉइंट बी पर क्या होगा, अब ये बॉल को यहाँ से रिलीज किया गया। अब ठीक है, u तो 0 था, यानी इनिशियल वेलोसिटी इसका 0 था। इनिशियल वेलोसिटी क्या था, 0 था, v0 0 था। लेकिन जैसे ही रिलीज करेंगे इसके पास वेलोसिटी आएगी v,
और यहाँ से यहाँ तक ये बॉल आ गई, पॉइंट बी पर आ गई, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करके, एक्स डिस्टेंस ट्रेवल करके। जब ये यहाँ से यहाँ तक एक्स डिस्टेंस ट्रेवल की, तो ये जो रिमेनिंग डिस्टेंस है ग्राउंड से, इसकी कितनी हो जाएगी, h माइनस एक्स हो जाएगी, यानी ये h माइनस एक्स हो जाएगी। ठीक है, ये x डिस्टेंस ट्रेवल करके आई। हम पॉइंट बी की बात कर रहे हैं। अब पॉइंट बी पर तो बॉल मोशन में है, और मैंने आपको बताया कि एक साथ तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदलेगी नहीं, कुछ समय लगेगा। तो यहाँ पर इसके पास काइनेटिक एनर्जी भी होगी और पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, है या नहीं। तो सबसे पहले तो पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं मैं पॉइंट बी पर, वो क्या होगा, mg, और h की जगह क्या हो जाएगा, h माइनस एक्स। ग्राउंड से कितना, h माइनस एक्स, ग्राउंड से कितना, h माइनस एक्स, ग्राउंड से ही तो लेंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, mgh माइनस mgx, इतना हो गया। ये पोटेंशियल एनर्जी आ गई पॉइंट बी पर। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी पॉइंट बी पर मैं बात करूं, काइनेटिक एनर्जी निकालना है तो देखिए v निकालना पड़ेगा पॉइंट बी पर, b कितना होगा। तो इसके लिए हम जानते हैं v स्क्वायर इज इक्वल टू वी जीरो स्क्वायर प्लस 2gx, ये इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे। v की जगह vb लिखा, इज इक्वल टू वी जीरो जीरो है प्लस 2g, और कितना डिस्टेंस ट्रेवल की इसने a से b तक आने में, x, तो x की जगह x ही रहेगा, यानी vb स्क्वायर इज इक्वल टू 2gx हो गया। कितना हो गया, 2gx। तो काइनेटिक एनर्जी जो होगी पॉइंट बी पर, वो ये फॉर्मूला होगा, और vb स्क्वायर का वैल्यू हमने निकाल लिया, कितना, 2gx। ठीक है, अब 2 से 2 कैंसिल हुआ, कितना आ गया, mgx। ये काइनेटिक एनर्जी आई कहाँ पर, पॉइंट बी पर आई। तो पॉइंट बी पर जो टोटल एनर्जी होगी, ठीक है, वो क्या होगी, वही पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, mgh माइनस mgx ये है, और काइनेटिक एनर्जी कितनी है, mgx, ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया, mgh आ गया। और टोटल एनर्जी को मैं E लिख देता हूँ, पॉइंट बी की बात हो रही है, तो देखिए जितना A पर है उतना की उतना कहाँ आ गया, B पर आ गया। ठीक है, A और B पर सेम टोटल एनर्जी है। अब C पर भी चेक कर लेते हैं कि टोटल एनर्जी यही रहेगी क्या। तो C पर जब ये जाएगी, जैसे ही बॉल हिट करेगी ग्राउंड को जाकर के, जैसे ही बॉल हिट करेगी ग्राउंड को जाकर के, उस समय की हम बात करेंगे। ठीक है, तो जैसे ही बॉल हिट करेगी तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर हाइट जो है क्या हो जाएगा, पॉइंट सी की बात करूं तो जो हाइट है वो क्या हो जाएगा, एक तरह से जीरो हो जाएगा। हाइट तो जीरो हो जाएगा ना पॉइंट सी पर ग्राउंड से, क्योंकि ये टकरा जाएगी आके। तो देखिए पॉइंट सी पर क्या सिचुएशन होगी। पॉइंट सी की मैं बात करूं, एट पॉइंट सी, पॉइंट सी पर पोटेंशियल एनर्जी की मैं बात करूं तो mg और h क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये ग्राउंड से आके टकरा गई है। तो अब ये ग्राउंड से तो कोई इसकी डिस्टेंस रही नहीं। ठीक है, तो h जीरो हो गया। ठीक है, तो ये जीरो हो गया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट सी जीरो आ गया। लेकिन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा सी पर, वो होगा हाफ एम वी सी स्क्वायर। अब हमारे पास प्रश्न है कि वी सी स्क्वायर क्या होगा। अब वही इक्वेशन यूज करें हम, ये वाली। ठीक है, अब ये v की जगह वी सी स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी जीरो। ठीक है, और x की जगह क्या आ जाएगा, h आ जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब h हो जाएगी। क्योंकि ये देखिए यहाँ से बॉल यहाँ आ चुकी है, यानी h डिस्टेंस कवर कर चुकी है नीचे तक आने में। तो x की जगह h आ जाएगा, तो वी सी स्क्वायर क्या आ जाएगा, 2gx आ जाएगा, वी सी स्क्वायर का वैल्यू। तो यहाँ रखें 1/2 m h आ जाएगा, ये h होगा बेटा। x की जगह क्या आ जाएगा, h आ जाएगा। तो 2gh और 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो क्या बच गया, mgh, यानी काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी mgh आ गई। तो टोटल एनर्जी जो होगी पॉइंट सी पर, वो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट सी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी, ये होगा। पोटेंशियल एनर्जी जीरो थी, काइनेटिक एनर्जी हमारी mgh आ गई, तो टोटल एनर्जी क्या आ रही है, mgh आ गई टोटल एनर्जी। ठीक है या नहीं। और टोटल एनर्जी को मैं E लिख देता हूँ, EC, ये इक्वेशन 3।
तो इक्वेशन 1, 2 and 3, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3, इट इज क्लियर दैट, क्या क्लियर है कि टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी। इट मीन्स दैट इज टोटल एनर्जी हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, और यही क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी है। तो इस तरीके से इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी को भी हम प्रूव कर सकते हैं। तो ये आज मैंने आपसे बात की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी की बात की। उम्मीद है आपको ये बातें समझ में आई होंगी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की भी मैंने आपसे बात की। इससे आगे हम बात करेंगे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग, और डिफरेंट ग्राफ्स की हम बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।